हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जाकिर हुसैन और मैं हूं आपका एजुकेटर जाकिर हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। यानी कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी और इसके अलावा डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी को डिस्कस किया हुआ था। और आज हम जो डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन-कौन सी हैं, जो हमारे बुक में गिवन है। हम उसे डिटेयली समझेंगे कि हमारे पास उस बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं वो किस तरीके से हैं। बेसिकली अगर बात करें ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी की, तो हमारे पास फर्स्ट वन जो होती है वो होती है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है अगर उसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। बुनियादी तौर पे अगर बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मुराद कि वो किस तरीके से हमें अपीयरेंस दे रही है। यानी कि अगर कोई ऐसे एनिमल्स है हमारे पास जो भी मोंकी है या कोई ऐसे एनिमल्स है, वो जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर बता रहा है, वो जो अपना स्ट्रक्चर दे रही है वो किस तरीके से है, यानी कि उसकी जो वैसे कहें तो अपीयरेंस किस तरीके से है, उसकी स्टडी की जाती है मॉर्फोलॉजी में। बात करें दूसरी, तो दूसरी हमारे पास जो मौजूद है वो है एनाटॉमी। बेसिकली एनाटॉमी में क्या होता है कि एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बुनियाद पे था, यानी कि हम वो जो है बाहर से किस तरीके से दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में बेसिकली क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम देखते हैं। तो उसे जाहिर सी बात है कट करना पड़ेगा, यानी कि उसे हम कट करेंगे और इसके अलावा उसे ओपन करेंगे बाय कटिंग ओपन, यानी कि एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर बाय कटिंग और ओपनिंग, यानी कि उसमें से हम कट करके उसे ओपन करेंगे। जाहिर सी बात है हमें अगर स्ट्रक्चर आपको हार्ट समझनी है या उसके हार्ट्स को फंक्शन को समझना है, तो हम उसे एनाटॉमी के बेसिस पे अगर देखेंगे तो हमें इसे कट करना पड़ेगा, हमें उसे ओपन करना पड़ेगा। बाय ओपनली हम उसे समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली तौर पे हम समझ नहीं पाएंगे। तो फिर इसमें से क्या होता है कि कटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होती है उससे ओपन करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड वन है वो है हमारे पास सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी याद रखेंगे कि इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ये क्या होती है कि स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल्स है जो हमसे सेल इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। अगर उसकी स्टडी करें या उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनेल्स जिस ऑर्गेनेल से सेल हमारा बना हुआ है, उसकी अगर बात करें तो उसकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। बेसिकली साइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल्स कहते हैं, यानी कि सेल्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सेल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, या वो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। तो फिर वो जो है वो सारी जो स्टडी करते हैं सेल से रिलेटेड, वो हमारे पास सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ वन है वो है हिस्टोलॉजी। बेसिकली हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो सेल होते हैं, अगर सिमिलर सेल एक ग्रुप की फॉर्म में कंबाइन हो जाएं, ग्रुप की फॉर्म में कंबाइन हो जाएं, तो वो हमारे पास टिश्यू बनाती हैं। यानी कि इसका सेल सेम टाइप ऑफ द सेल्स कंबाइन टू फॉर्म द टिश्यू, वो क्या करेंगे हमारे पास टिश्यू बनाएंगे। अब टिश्यू जो है हिस्टोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू की जाती है, यानी कि हमारे पास जो सेम टाइप ऑफ द सेल्स कंबाइन हुए हैं वो किस तरीके से कंबाइन हुए हैं, उसमें से टिश्यू की जो भी स्टडी करेंगे वो एक खास किस्म की ब्रांच होगी बायोलॉजी की, जिसका नाम होगा हिस्टोलॉजी। बेसिकली हिस्टोलॉजी में क्या होगा, स्टडी ऑफ टिश्यू की जाएगी, यानी कि इसमें से हम टिश्यू की स्टडी करेंगे तो फिर इस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ वन फिफ्थ वन है फिजियोलॉजी। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उसे हम स्टडी करें तो इस ब्रांच को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा कि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स हो गया, तो फिर वो जो है यानी कि उसके फंक्शन की बात करें। अगर इसकी बात करें तो हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की, तो हार्ट का काम क्या काम होता है कि हार्ट का जो काम होता है पंपिंग ऑफ द ब्लड होता है, यानी कि ब्लड को पंप करती है। उसके अलावा अगर फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन देखें तो फिजियोलॉजी ब्रेन क्या होता है, कंट्रोल ऑल द बॉडी, यानी कि उसमें से कंट्रोल करेगा बॉडी पे। अगर फिजियोलॉजी ऑफ किडनी को देखें तो फिर जो हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ किडनी होता है वो कि फिल्ट्रेशन ऑफ द हमारे पास जो ब्लड कराती है, यानी कि वो उसकी फिजियोलॉजी है। अब फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गन्स मौजूद हैं, हमें ये चीज़ भी पता है कि हमारे पास जो डिफरेंट टिश्यू होंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू होंगे, वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे पास जो ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके हैं, अब ऑर्गन की जो स्टडी करेंगे वो क्या होगा, उसमें से बॉडी पार्ट्स की जो भी ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं, उसकी स्टडी जो की जाएगी वो फिजियोलॉजी में की जाएगी। और फिजियोलॉजी में हम उसका फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। उसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इनमें से डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी और इसके अलावा एनाटॉमी, और देन थर्ड वन हमारे पास फिजियोलॉजी। अब इसकी डिफरेंस की बात करें तो इसका क्या हो रहा है कि अगर स्ट्रक्चर हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे हम देख रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं। है। उसके अलावा एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी इंटरनल बेस पे, यानी कि हम बाय कटिंग, यानी कि उसे कट करके फिर ओपन करके फिर हम उसे समझ रहे हैं, तो फिर वो क्या है हमारे पास एनाटॉमी है। उसके अलावा फिजियोलॉजी में क्या होता है कि फिजियोलॉजी किसी भी बॉडी का जो पार्ट है उसके फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास जो ब्रांच होती है कि उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं।
ओके, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो होती है वो जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स में क्या होता है, एक स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी, वेरिएशन, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं या डीएनए, यानी कि इन चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स से क्या मुराद है? जेनेटिक्स से मुराद है यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ जीन, यानी कि जीन की जो स्टडी है या डीएनए की जो स्टडी है। बेसिकली हमें पता है कि डीएनए क्या होता है, कि डीएनए एक खास किस्म का केमिकल होता है जो कि हमारे पास जो भी खसूसियात होती हैं वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर बात करें इसके डीएनए की, तो डीएनए हमारे पास एक समालिस यूनिट के तौर पे भी काम करते हैं। यानी कि डीएनए में कुछ सिमालिस जैसे यूनिट्स होते हैं जो काम करते हैं। यहाँ पे उसे हम जो नाम देते हैं वो जीन्स का नाम देते हैं। यानी कि जीन्स हमारे पास मुख्तलिफ जो फंक्शन होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज या और कोई फंक्शन होते हैं, वो भी जीन कराते हैं। अब बेसिकली जीन यहाँ पे हमारे पास वो जीन का भी स्टडी जो होगी वो जेनेटिक्स में की जाएगी। उसके अलावा डीएनए की जो स्टडी होगी वो हमारे पास जेनेटिक्स में की जाएगी। और हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास जेनेटिक्स जो हम बयान करते हैं, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। हमारे पास जो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स का नाम देंगे। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इनहेरिटेंस जो भी मौजूद है उसकी स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग किस तरीके से जा रही हैं। अब अगर वो डायरेक्टली जा रही हैं, यानी कि हमारे पास जो जैसे अगर बात करें हमारे पास जो पेरेंट है, अगर पेरेंट के 2 कान हैं तो ऑफस्प्रिंग में भी अगर 2 कान ही हो गए तो वो डायरेक्टली जा रहा है। अगर डायरेक्टली जा रहा है तो हमारे पास वो क्या होगा, हेरिडिटी होगी। यानी कि हेरिडिटी क्या होती है, डायरेक्टली होती है। अगर उसमें से कोई चेंज आ रही है, मिसाल के तौर पे अगर कोई पेरेंट है, पेरेंट की जो है वो फेयर है और उसके अलावा उसकी जो ऑफस्प्रिंग हुई, ऑफस्प्रिंग जो स्किन जो कलर है उसका डार्क हो गया है, तो उसमें से क्या आ गई है, वेरिएशन आ गई है। यानी कि वो इनडायरेक्टली हो जाता है। अगर डायरेक्टली हो रही है, जैसे कि हमारे पास जो अगर बात करें हेयर्स की, यानी कि पेरेंट के जो हेयर्स हैं वो ब्लैक हैं और हाफ स्प्रिंग में भी जो कलर्स हैं वो भी ब्लैक हैं, तो इट मीन दैट वो क्या है, वो हेरिडिटी में आ जाएगा। और उसमें से अगर थोड़ा भी तो उसमें तब्दीली आ रही है तो वो क्या होगी, वेरिएशन होगी। ओके, देन हमारे पास जो है सेकंड वन है, वो होती है टैक्सोनॉमी। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया हुआ है तो हम उसे जाहिर सी बात है कुछ ग्रुप्स देंगे, कुछ उसका नाम देंगे जिसे हम स्टडी आसानी से कर सकें, जिसे हम समझ सकें। अगर उसका कोई नाम होगा, अगर उसका कोई ग्रुप होगा, अगर उसकी कोई स्पीशीज होगी तो हम उसे एक नया नाम देंगे, साइंटिफिकली नाम देंगे। तो फिर उसकी जो सारी प्रोसेस होती है वो उसमें से हम जो स्टडी करते हैं या डील करते हैं वो टैक्सोनॉमी में डील करते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी को अगर सिंपली कहें तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रुपिंग, यानी कि उसे जाहिर सी बात है ग्रुप करेंगे, और नेमिंग, आइडेंटिफिकेशंस, और इसके अलावा आप लिविंग एंड रूल्स ऑफ फॉर इट, यानी कि उसमें से जो भी हमारे पास रूल्स जो मौजूद होंगे उसे कौन से कायदे पे, कौन से स्पेशीज के हवाले से जैसे कि रखते हैं, हमारे पास वो जो रूल्स है वो सारे जो अप्लाई होते हैं हमारे पास टैक्सोनॉमी में अप्लाई होते हैं। अब टैक्सोनॉमी में क्या होता है, ग्रुपिंग होती है, उसकी नेमिंग होती है, यानी कि उसको कोई ना कोई नाम रखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिस्कवर किया गया है या हमने उसे कहीं से देखा है, समझा है, तो फिर उसके लिए आइडेंटिफिकेशन भी लाजमन है कि उसे किस तरीके से और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसी से बिलोंग करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और उसके अलावा उसके रूल्स जो है उसे फॉलो करते हैं, तो फिर उसे हम टैक्सोनॉमी बेसिस पे कहते हैं, यानी कि वो टैक्सोनॉमी ब्रांच होती है। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी में बेसिकली होता क्या है, स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं। जैसे हमारे पास एंट्स हो गई और उसके अलावा हनी बीज हो गए, वो क्या करते हैं, कम्युनिटी के तौर पे आपस में रहते हैं, यानी कि उसमें से ग्रुपिंग होती है। अब वो ग्रुपिंग तौर पे अगर आपस में रह रहे हैं तो फिर उनका जो आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन को समझने के लिए हमारे पास एक बायोलॉजी की खास ब्रांच होती है जिसमें से उसके रिलेशन को हम समझते हैं। तो फिर वो क्या है, हमारे पास सोशियो बायोलॉजी है। जैसे मोंकीज वगैरह को देख लें तो मोंकीज वगैरह जो होती हैं वो ग्रुपिंग के तौर पे रहती हैं। मोंकीज आपको कभी भी ऐसे ही अकेले नजर नहीं आती, क्योंकि वो ग्रुपिंग में रहना पसंद करते हैं। और इसका जो आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन को समझने के लिए हमारे पास खास किस्म की ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसे हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज सोशियो बायोलॉजी। और उसके जो रिलेशंस होंगे, उसके जो सोशल बिहेवियर होंगे, उसे स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे सोशियो बायोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी है क्या? डेवलपमेंट होती है, किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होती है। एज़ वी नो वेरी वेल, अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स फ़ॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास 2 सेल्स कंबाइन होते हैं।
एक कहता है एग जो हमारे पास फीमेल से आता है और प्लस में दूसरा जो होता है वो स्पर्म होता है। यानी कि एग और स्पर्म जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो वो आपस में अगर कंबाइन हो रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या बनाएँगे वो ज़ाइगोट बनाएँगे बेसिकली। ज़ाइगोट बन गया और ज़ाइगोट बनने के बाद हमारे पास वो जो है ज़ाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो में जब वो कन्वर्ट हो गया तो फिर एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट हुआ है तो उसकी जो स्टडी होगी वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में होगी। अब ये जो प्रोसेस है ज़ाइगोट से एम्ब्रियो तक उसमें से कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है या वो किस तरीके से फ़ॉर्म हो रहा है वो जो है एम्ब्रियो किस तरीके से बेबी में कन्वर्ट हो रही है, उसकी जो भी सारी स्टडी की जाएगी वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में की जाएगी। याद रखेंगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी को जो और नाम देते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी देते हैं क्योंकि इसमें से हम एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बेसिकली एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स फैक्टर यानी कि एनवायरनमेंट की स्टडी और उसके जो फैक्टर्स हैं, उसकी अगर स्टडी हम कर रहे हैं तो वो हमारे पास मौजूद होगी एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। अब फैक्टर से क्या मुराद है? जैसे सबसे पहले हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट बेसिकली हम पहले किसको कह रहे हैं? एनवायरनमेंट हम उसे कहते हैं जो भी हमारे पास आस-पास में सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट में फैक्टर्स के मुराद ये है कि 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होती है बायोटिक यानी कि बायोटिक मौजूद होगी, बायोटिक और इसके अलावा हमारे पास अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं, उनका जो भी रिलेशंस होगा लिविंग ऑर्गेनिज़म से या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से उसका जो स्टडी की जाएगी वो हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी की जाएगी। यानी कि उसके रिलेशंस उसके जो हमारे पास वो किस तरीके से आपस में रिलेट हो रही हैं, उसके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उसकी जो स्टडी करेंगे, वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास पिलांटोलॉजी। बेसिकली पिलांटोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ यानी कि पास्ट जो लाइफ गुज़री हुई लाइफ है, उसे हम स्टडी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल्स यानी कि फॉसिल्स की मदद से वो स्टडी की जाएगी। यानी कि पास्ट में जो भी हमारे पास लाइफ गुज़री है, अगर उसकी जो स्टडी कर रहे हैं हम किसकी हेल्प से? फॉसिल की हेल्प से। अब बेसिकली फॉसिल्स है क्या? फॉसिल्स हम वो चीज़ें कहते हैं, वो पार्ट्स कहते हैं, जो हमारे पास कदीम ज़माने में मिले हों। यानी कि कोई भी अगर एनिमल है या प्लांट्स है, उसके कोई भी फॉसिल जो है रिमेन पार्ट होगा या ऐसे कहें तो एनिमल्स के लेग्स हो गए या उसके अलावा प्लांट्स जो स्ट्रीम्स वगैरह हो गए, तो फिर वो अगर हमारे पास मिल रहे हैं तो उसकी हम बेसिस पे हम समझते हैं समझेंगे कि वो हमारे पास वो किस तरीके से और उसके जो रिलेशन निकालते हैं, निकाल के हम बताते हैं कि वो जो है उस तरीके से हुआ है। बेसिकली इसकी जो स्टडी की जाती है वो प्लांटियोलॉजी में की जाती है, यानी कि वो फॉसिल्स की मदद से हम लोग समझते हैं। उसके नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बहुत ही एक यूज़फुल होती है और ये फेमस है बायोलॉजी के ब्रांचेज़ में। उसमें से क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करके उसके टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं यानी कि स्टडी अबाउट टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर यानी कि वो इंसानी भलाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इंसानी भलाई से मुराद ये है कि इंसान की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसको आसानी प्रोवाइड करने के लिए उसको यूज़ किया जाए, तो वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी होती है। और इसमें से एक शर्त होती है जिसमें से हम कहते हैं कि इंक्लूडिंग जीन हमारे पास मैनिपुलेशन ऑफ लाइफ यानी कि जीन की उसमें से मैनिपुलेशन होना लाज़मन होती है। उसमें से हम जीन की मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि हम बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ करके हमने बैक्टीरिया से इंसुलिन वगैरह बनवा लिए। इंसुलिन क्या करता है वो उसको अगर बात करें तो हमारे पास जो शुगर लेवल होती है, वो क्या करते हैं उसे कम कर देती है। यानी कि वो भी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं बाय द हेल्प हमारे पास किसके लिए? फॉर द ह्यूमन वेलफेयर यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास मौजूद होती है पैरासाइटोलॉजी। बेसिकली पैरासाइटोलॉजी क्या होती है कि पैरासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स की स्टडी अगर करेंगे तो उसी ब्रांच को हम नाम देते हैं पैरासाइटोलॉजी। अगर पैरासाइटोलॉजी को देखें तो पैरासाइटोलॉजी क्या होती है कि पैरासाइटोलॉजी जैसे हमारे पास मस्कीटोज़ वगैरह हो गए, मस्कीटोज़ क्या करते हैं कि अगर ह्यूमन्स हैं या कोई भी एनिमल्स है, उसपे बैठते हैं और उसे इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट होने के बाद वो हमारे पास डिज़ीज़ कहा करते हैं जैसे कि डेंगू वगैरह हो गया, मलेरिया हो गया, ये क्या करते हैं कि वो पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। और इसका जो हम रिलेशंस को अगर स्टडी करें, तो वो जो है बायोलॉजी की खास ब्रांच होगी, जिसे हम पैरासाइटोलॉजी कहेंगे, उसमें स्टडी की जाएगी। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो है फार्माकोलॉजी होती है। बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स यानी कि कोई जो भी हमारे पास ड्रग्स शामिल हैं, अगर उसकी जो एक्शंस हैं,
उसका हार्म नहीं होना, यानी कि उसके एक्शंस, यानी कि हमने अगर हमें कोई बुखार है, फ़ीवर है, हम अगर कोई भी ब्रोफिन या सिरप या पेनाडोल टेबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसका जो एक्शंस है वो किस तरीके से एक्शन परफ़ॉर्म करेगा, किस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर को कम करेगा, मेंटेनेंस में लाएगा, और जो हेडेक है हम जिसके लिए हमने खाई थी, वो हमें किस तरीके से हमारे पास वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट जो है खत्म करके देगा, उसका जो एक्शन होगा, वो एक्शन जो स्टडी किया जाएगा, वो फार्माकोलॉजी में किया जाएगा। सिम्बालिस्ट से लेकर हमारे पास जो भी ऐसे कहें कि फ़ीवर से हमारे पास जो मेडिसिन है, उससे लेकर कैंसर की जो भी बड़ी-बड़ी मेडिसिन है, उसका जो एक्शंस का जो स्टडी की जाती है, वो हमारे पास फार्माकोलॉजी में स्टडी की जाती है। और हमारे पास जो लास्ट वन है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे पास लास्ट वन है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, बायोलॉजी। ओके, इसमें से क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स की जो स्टडी करते हैं, वो जो है बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली फॉर्म कराते हैं, हमारे पास हेल्प कराते हैं सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, यानी कि वो जो हेल्प कराते हैं किसमें से, एक तो सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल और उसके ऑर्गेनेल्स जो शामिल हैं, उसकी जो फॉर्मेशन में मदद कराते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। हम जो उसकी स्टडी करते हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बेसिकली इसमें से क्या होता है कि स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द सेल एंड ऑर्गेनेल्स, जो हमारे पास सेल और ऑर्गेनेल्स को फॉर्म कराते हैं, उस बायोलॉजी की उस खास ब्रांच होती है, उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब वही जो है बायोमॉलिक्यूल्स कौन-कौन से होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोटीन होता है, उसके अलावा लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। ये क्या है, हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं क्या फॉर्म करा रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑर्गेनेल्स को फॉर्म करा रहे हैं। और ऑर्गेनिल्स क्या फॉर्म करा रहे हैं? ऑर्गेनिल सेल फॉर्म करा रहे हैं। अब ये जो सारी स्टडी होती है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेयली डिस्कस किया अबाउट द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।